नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 आपका इवनिंग शिफ्ट का आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जो कि लगभग 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम था और 70 मार्क्स इसमें प्रॉपर थे। 30 आपके क्वेश्चंस लगभग थे और सबको करना बहुत ज़रूरी था, मतलब अनिवार्य था। 5 प्रकारों में 5 खंडों में बांटा गया था, क ख ग घ और ङ, ठीक है। और उसके बाद आपके 1 से लेकर 17 मार्क्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, 1 मार्क्स के थे, जिसमें से आपका 18 से 19 आपके स्रोत पर थे। स्रोत का मतलब कुछ दे दिया गया हो पैसेज टाइप, और आपको उसमें से देख के करना था। 5वां बता रहा है कि भाई 20 से लेकर 23 तक आपके जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन थे, जो लगभग आपको 80 से 100 वर्ड्स में करना था। इससे कम अगर करके आ रहे हो तो मतलब गलती करी तुमने। उसके बाद आपका है घ, जिसमें आपका 24 से 28 में है, जिसमें बड़े क्वेश्चन हैं, 5 नंबर वाले ही होते हैं ज्योग्राफी में। 120 से 150 वर्ड कम से कम लिखने आपको थे इसमें। और उसके बाद मैप था, तो मैप वर्क देखेंगे और फिर भारत का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन कहता है कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अगला कहता है कारण इन देशों का पूर्व से पश्चिम विस्तार भी अधिक है। मतलब देखिए, अब अभी कथन और कारण ये तो मुझे पता है कि भाई ये दोनों सही हैं। अब दोनों सही हैं, क्या इसकी व्याख्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो आप ए लगा दीजिए, सिंपल, आगे बढ़ना ही नहीं, हमने कहीं पढ़ना ही नहीं। देखिए कौन से देश हैं ये, अमेरिका है, रशिया है, आपका ब्रिटेन, जैसे कुछ देश हैं जिनके दोनों चीज़ें ये मैच करती हैं, तो उनका नाम आपको याद, अगर आपको पता था तो फिर राइट आंसर ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका बी, ये तो बहुत ईजी है यार, ये बिल्कुल सही भी बच्चे ने लगा रखा है कि छत्तीसगढ़ का रायपुर उसकी राजधानी है, झारखंड की रांची है, असम का दिसपुर है और लद्दाख का लेह है। तो आइए चेक करते हैं किसका क्या रहेगा। तो देखिए ए का फोर्थ किस में है, चेक करा करिए, 1 2 ही। ए का फोर्थ किस में है, तो ए का फोर्थ 2 में है, ठीक है जी। अब हमको देखना है कि बी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट भी इन दोनों में ही है। अब देखना सी का थर्ड किस में है, तो सी का थर्ड देखिए केवल 1 में है, मतलब बी में ही है, यही पकड़ लिया जी, आंसर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, विसर्प, बहाव, स्खलन एवं पतन निम्नलिखित में से क्या चीज़ है, ये किसकी बात कर रहे हैं? तो ए ऑप्शन है अपक्षय, बी ऑप्शन है अपर्दन, सी ऑप्शन है निक्षेपण, या डी ऑप्शन है विहर संचलन। इसका राइट आंसर रहेगा अपर्दन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कहता है ध्रुवों की ओर जाते समय जो देशांतर रेखाओं की दूरी है वो बढ़ती है, और बी कहता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एक जगह पर ही रहती है। देखिए अब देशांतर रेखाएं आपको पता होगा, ये वाली देशांतर रेखाएं होती हैं और ये जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं आपकी, देखिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एक जगह सी रहती है। ये दोनों ही हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला है, जो ध्रुवों की ओर जाते समय देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती है, आई विल गो विद द फर्स्ट वन कि ए सही है, ठीक है। जो ए है वो सही है, मतलब बी पे हम लोग चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हवाई द्वीप समूह ज्वालामुखी के प्रकार से, ज्वालामुखी मतलब प्रकार से, किस प्रकार के ज्वालामुखी की बात कर रहा है? तो हवाई किस प्रकार का ज्वालामुखी है? इज अ मिश्रित ज्वालामुखी, शील्ड या फिर बेसाल्ट? इसका राइट आंसर शील्ड ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी, जिसने सी लगाया है वो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अपवाह, प्रतिरूप व उनकी विशेषताओं की सूची दी गई है और कौन सा युग्म सही है? मतलब इन चारों में से केवल एक ही सही है। जालीनुमा नदियां किसी पर्वत से निकलती है, अरे जालीनुमा नदियां तो बहुत सारी नदियां आपस में काटती हैं, तो जालीनुमा मतलब काटती हैं, तो ये नहीं बता रहा है ऐसा कुछ, पहला गलत। दूसरा, अभिकेंद्रित सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित हो जाती हैं, हाँ बिल्कुल लग रहा है। और सी आपका आर्य प्रवाह, पेड़ की, अरे पेड़ की शाखा तो इसमें होनी चाहिए ना, वृक्षाकार वाले में, तो ये राइट हो गया, गलत हो गया ये तो। और वृक्षाकार वाला जब इसका है तो ये भी गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर बी ही रहेगा, मतलब बी इज द राइट आंसर, आपका परफेक्ट बी रहेगा, ठीक है। जो 7 क्वेश्चन आपका है कि विस्तारित ब्रह्मांड जो परिकल्पना है, प्रमाण किसके पक्ष में, मतलब किसने ये उपलब्ध करवाया है? ऑप्शन ए कहता है एडविन हब्बल ने, तो एडविन हब्बल जो आपका है वो ए है, बी आपका वैगनर है, सी आपका कार्ल वाइस्कर है, या डी आपका फॉयसल है। देखिए राइट आंसर इज एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने ही ब्रह्मांड के विकास से 1920 में ब्रह्मांड विस्तार की परिकल्पना दी थी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थल रुद्र राज्यों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं बांटता? त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, बिहार जो है नेपाल के साथ है, उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ है, बचा झारखंड क्योंकि वो बीचों बीच है तो वो साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं? मिनिकॉय, बैरन, या काका नोरे आमिनी, या फिर आमिनी और निकोबार, या काका नोरे व बैरन? देखिए
हाँ, जब हम बात करते हैं कि जो अरब सागर है, तो अरब सागर के लिए मिनिकॉय जो है ना वो अरब सागर में है। अब मिनिकॉय अरब सागर में है तो विल गो विद ए, ठीक है, मिनिकॉय की वजह से हम लोग ए में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। ये कहता है कि वितलीय मैदान महाद्वीपीय तटों पर मध्य महासागरीय कटकों के बीच है। ये कटक पता है कहाँ है आपके? ये है जो अमेरिका महाद्वीप है और जो यूरोप है उसके बीच जो ये इलाके हैं, ये इलाके की बात कर रहा है। उसके बाद कथन सेकंड कहता है कि महाद्वीपीय सीमा में महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा दोनों पे, क्योंकि दोनों सही हैं, मुझे पता है ये दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि वहीं दोनों की बात देखिए क्या है, ये लाइन देखिए, ये मिल रही हैं, इसलिए हम लोग जाएंगे दोनों कथन सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11वां, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से उत्तर से दक्षिण क्रम में हमको लिखना है कि उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे कैसे आ रही हैं। तो देखिए झेलम सबसे ऊपर है, ये तो राइट है, चिनाब उसके बाद है, ये भी राइट है, उसके बाद आपका रावी है और सतलुज सबसे नीचे क्योंकि पंजाब के रीजन में पड़ता है, इसलिए राइट आंसर आपका रहेगा सी। जिसने सी लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र की विशेषता नहीं है? अरे भाई ए ऑप्शन बारहमासी, और यहीं पकड़ लिए। जिसको पता था कि बारहमासी तो हिमालय नदियों की विशेषता है, आगे पढ़ना ही नहीं भाई, आगे पढ़ना ही नहीं है, मतलब ए कर दिया, खत्म कहानी। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभेदन प्रक्रिया से संबंधित? विभेदन समझते हैं? विभेदन का मतलब होता है अलग करना, कोई वस्तु है उसको अलग कर रहा है, इधर कर रहा है, कुछ इधर करा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। ऑप्शन है हल्के व भारी घनत्व पदार्थों का समाकलन होना, ठीक है जी। बी कहता है हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों का पृथक होना। सी कहता है गैस या बादल का सघनन होना, सघनन मतलब जुड़ना होता, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, ये भी गलत। तो बचे दो, अब दो में से ही तो समाकलन जोड़ने की बात कर रहा, तो बचा कौन सा? बी। बी इज द राइट आंसर। जो इसने बी लगाया है बी परफेक्ट है मेरे भाई, इसका ये बी रहेगा, ठीक है, बी। 14 क्वेश्चन है कि यदि आप हिमालय चोटियों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो पूर्वोत्तर चोटी कौन सी होगी? ये पूर्व की बात कर रहा है, मतलब जैसे भारत का अगर हम लोग छोटा सा मैप बनाएं, अगर थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं तो जो भी देखिए यहाँ भारत का मैप इसमें बनेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा अलग है, तो भारत के मैप में ये आपका पश्चिम है और ये पूर्व है ना, सिंपल। तो ये कह रहा है कि अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाइएगा तो पूर्वोत्तर की चोटी कौन सी? पूर्वोत्तर में एक ही चोटी है मेरे दोस्त, कंचनजुंगा। आपको पता होगा सिक्किम में कंचनजुंगा है, तो हमको कोई और पढ़ना ही नहीं है। एवरेस्ट तो भाई नेपाल में हमारे को नहीं करना है। बरुआ नामचा भी आपका उसी रीजन में पड़ जाता है, धौलगिरी भी आपका जो है वो गुजरात के रीजन में पड़ जाता है, तो हमको नहीं करना है, ठीक है। राइट आंसर इसका है सी। क्या है? सी, कंचनजुंगा। अब ये पैसेज आपको पढ़ना था और पैसेज पढ़ के आंसर देना था, पर मैं बिना पैसेज पढ़े ही दूंगा क्योंकि मैं लगभग जिसमें चीज़ें देख लूँगा बीच बीच में। 15वां है निम्नलिखित में से कौन से मंडल में मौसम, जलवायु और तापक्रम, वायु दबाव और अध्ययन किया जाता है? अरे यार इसके लिए क्या ही पढ़ना। तो ये कहता है कि भूमंडल, बी कहता है जलमंडल, सी कहता है वायुमंडल, डी कहता है जैव मंडल। रे मेरे दोस्त, भूमंडल भूमि में कैसे हो सकता है? भूमि में मौसम जलवायु कैसे हो सकती है? जलमंडल पानी में कैसे हो सकता है? वायुमंडल, क्योंकि आपको पता है वायुमंडल के 5 स्तर होते हैं, है ना, पता है ना आप लोगों को। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 5 मंडल होते हैं। तो आपके वायुमंडल की बात होगी यहाँ पे। जिसने सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। अगला, जलवायु मानव जीवन के निम्नलिखित में से किस पक्ष को प्रभावित करता है? देखिए इस बच्चे ने लगा दिया है ए, घरों के प्रकार, जिसमें खनिज और मृदा की बात कर रहा है। दूसरा बी है पशुपालन, भूमिगत जल स्तर और नदियों का प्रवाह। सी है वस्त्र, भोजन, घरों के प्रकार, और डी है घरों के प्रकार, मृदा और नदियों की। देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो वस्त्र, भोजन और घरों का प्रकार। क्यों कह रहा हूँ सी, क्यों कह रहा हूँ? देखिए सी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र और भोजन को जलवायु प्रभावित करता है, ठीक है। अब आपको आना है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे, पशुओं और सूक्ष्म जीवों के धारण मतलब रहने के लिए जीव मंडल के लिए आधार निर्धारित करता है, मतलब बेस देता है? तो मृदा है ऑप्शन, या फिर महासागर है, या तापमान है, या भू आकृति। मेरे दोस्त मृदा होगा, क्योंकि मृदा में ही तो रह रहा है वो। तो ए इज़ द राइट आंसर। जिसने ए लगाया है इज़ द परफेक्ट आंसर। अब बच्चा थोड़ा यहाँ फंस जाता है। देखिए सच बताएं तो थोड़ा सा बच्चे के लिए समस्या ये होती है कि काफ़ी कंटेंट मिलता नहीं है और पढ़ नहीं पाते हैं या चीज़ें नहीं पता चलती हैं, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो देखिए ए जो आपका है वो 18वां क्वेश्चन कहता है कि हमको पहचानना है। तो ए जो होता है वो होता है स्टैलेक्टाइट। क्या है? स्टैलेक्टाइट, मतलब आपको लिखना था स्टै ऐसे करके, ठीक है, और आपको ये स्टैलेक्टाइट, ठीक है। और जो नीचे वाला है
इसको लिखना था आपको स्टैलेग्माइट, ठीक है, माइट। तो ये आपका नीचे वाला बी था। इस प्रकार से दोनों के आंसर लिखने थे। अब ये बी क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि स्थलाकृति किस भू आकृति कारक निर्मित होती है। देखिए ये जो है वो जलवायु की जो परिवर्तन, ये जल में जो परिवर्तन आते हैं उसकी प्रक्रिया जो होती है उसमें उसके कारण बनते हैं। इसके बाद स्तंभ का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो देखिए जो स्तंभ हैं, अब स्तंभ होते क्या हैं, देखिए ये जो स्तंभ हैं वो जलवायु जो ये जल में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के कारण जो है वो स्तंभों का निर्माण होता है। और ये क्या था, ये मुख है, ये स्तंभ है, ठीक है, याद रखिएगा आगे कभी अगर अगले एग्जाम में है तो ये मुख होता है, ये स्तंभ है जो दूसरा लाइन है, और ये आपका ऊपर वाला है स्टैलेक्टाइट और नीचे वाला है स्टैलेग्माइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 फिर से मरुस्थली के बारे में है, थोड़ा पैसेज पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो देखिए भारतीय मरुस्थली कहाँ अवस्थित है, अरे दोस्त ऊपरी तो है कि विशाल भारतीय मरुस्थल जो है वो अरावली पहाड़ियों में स्थित है, ये रहा आंसर, ऊपर ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मरुस्थल को मरुस्थली नाम से क्यों जाना जाता है, कारण, अजी यही तो लिखा हुआ है कारण, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, उसके अलावा यहाँ ऊबड़ खाबड़ भूतल है और रेतीले जो टीले हैं और बरखान पाए जाते हैं, बस यही बता दीजिए, इसलिए इसको मरुस्थल कहा जाता है। और यहाँ पे शुष्क वनस्पति भी इसके परिणाम स्वरूप यहाँ होती है। कि मिल गया हमको तो आंसर। तीसरा, पवन प्रक्रिया द्वारा इस क्षेत्र में अनेक स्थलाकृति, अरे अनेक स्थलाकृति मेरे दोस्त जो बरखान हैं, ये बच्चे को तो नहीं पता पर हम बता रहे ना, टीले, बरखान, छत्रक, ये राइट आंसर था इसका, ठीक है, तीसरे का। अब 20वां क्वेश्चन आपका है कि जलोढ़ पंख किसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जलोढ़ पंख जो है आपके प्रकार से उनका निर्माण हम कह सकते हैं कि जो आपकी हिमालय नदियां हैं उनके प्रभाव से होता है, और लगातार ये जो क्षेत्र होते हैं ये बहुत ज़्यादा सघन आपके हो रहते हैं और कृषि के लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं। यहाँ की जो मृदा होती है बहुत उपजाऊ होती है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा आपको उसकी विशेषताएं प्रकार में बताना था। अब युवा अवस्था में प्रवाही जल निर्मित स्थल रूपों की विशेषता बतानी। युवा रूप का मतलब है नदी अपनी युवा अवस्था में, नदी अपनी जवान है तो बहुत तेजी से बढ़ेगी और एक प्रकार से बड़े हम कह सकते हैं कि बड़ी तीव्र ढालों का निर्माण करेगी। तो ये पॉइंट इसके हो सकते थे। शोभ मंडल, अरे यार इतना इजी था कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आपका वायुमंडल। तो जो पहला वाला है वो शोभ मंडल है। जीवन केवल इसी में है, पहला लाइन मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव क्रियाओं की सारी जो क्रियाएं हैं वो शोभ मंडल में होती है। शोभ मंडल की जब बात ही कर रहे हैं तो लगभग आपका जो शोभ मंडल की हम लोग बात करें 13 किलोमीटर के अराउंड या फिर शायद आपका कुछ जो किलोमीटर है वहां तक शोभ मंडल की बात हम कर सकते हैं कि ये शोभ मंडल आपका रहता है लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां, पी और एस तरंगे। देखिए यार पी तरंगों की जब बात की जाती है तो जो पी तरंगे हैं ये हमारे धरातल पर पहले आती हैं, एस तरंगे बाद में आती हैं। बताओ ना, पी तरंगे जो है वो हानिकारक नहीं होती हैं, एस तरंगे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। थोड़ा थोड़ा ये बताना था, पूरा आंसर मिल जाता। ओहो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अप्रत्यक्ष स्रोत, अरे यार उल्का पिंड हो गया, उसके अलावा जो आपका हम जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल हो गया, ठीक है, जो अंतरिक्ष निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं या जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो आपको लिखना था उल्का पिंड खासकर, और जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष में कि अंतरिक्ष में या फिर जो भी चीज़ें आपका हम जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उन सब चीज़ों के माध्यम से जान सकते हैं। अगला 23वां तो अच्छा खासा बना सकते थे कि नदियों का जो एक प्रकार से जल है वो प्रदूषण क्यों हो रहा है, लगातार घरेलू अपशिष्ट हो गया, इंडस्ट्रियल जो हो गया या फिर आपको औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, लगातार उसमें गंदे कूड़ा कचरा धार्मिक अनुष्ठान की करके डाल दिए रहे आ रहे हैं, तो ये सारा उसका दूषित कर रहे हैं। या 3 नंबर में बहुत है ना दोस्त, ठीक है। उसके बाद विस्थापन के पक्ष में, भाई ये तो मेरे नोट्स में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया हुआ हूँ मैं कि भाई महाद्वीपों के जो विस्थापित सिद्धांत प्रमाण क्या हैं, तो एक समानता है दोनों में हम कह सकते हैं कि दूरी है, लेकिन जो सोने के निक्षेप हैं जिसको हम लोग प्लेसर निक्षेप बोल रहे हैं वो सेम है। टिलाइट वर्ड यूज़ करना था आपको यहाँ पे, ठीक है। और दोनों की जो जीवाश्म है एक महाद्वीप में दूसरे महाद्वीप में सेम जीवाश्म है, तो ये बोल देना था, आंसर मिल ही जाता। अगला क्वेश्चन देखो कितना ईजी, ये भी करवाया हुआ है कि भारत को, ये मैंने लिखवाया हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कि उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। भाई उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं मेरा दोस्त क्योंकि एक भारत जो है उसकी जो आकृति है वो पूरे महाद्वीप से या पूरे महाद्वीप से जो कुछ सांस्कृतिक और भौगोलिक जो विशेषताएं हैं वो लेकर धारण कर रखा है। और उस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि एक महाद्वीप से जब कुछ भिन्नता होती है, किसी क्षेत्र में कुछ विशेषता होती है, तो उसको उपमहाद्वीप कह दिया जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार से नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ तक कि भारत भी, प्यारा देश भारत भी है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। 26वां क्वेश्चन है मेघालय का पठारा। मेघालय में गारो खासी की जयंतियाँ बतानी थी, ठीक है, उनके बारे में विशेषता बतानी थी कि वो
जो पहाड़ियाँ हैं किस प्रकार से वहाँ पे आपकी जो जल की थोड़ी बहुत बता सकते थे, वहाँ की भौगोलिक जो दृष्टि उबड़ खाबड़ दृष्टि हम बताया जा सकता था, वहाँ पे ब्रह्मपुत्री के बारे में थोड़ा बताया जा सकता था, बहुत कुछ हम बना के अच्छे से लिख सकते थे इस चीज़ को भी। ठीक है, अगला तो बहुत ईजी है इसका में कि बंगाली खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है उनकी विशेषता। देखिए यार, द्वीप समूह में बैरन द्वीप समूह भी आपका हो जाएगा, जो आपका अंडमान निकोबार आपका है उनके बारे में हो जाएगा, ये जुंगा नदियाँ हैं, जो सारी जो नदियाँ हैं यहाँ 75% के अराउंड प्रवाहित यहाँ होती हैं, तो ये विशेषता हो सकती थी। काली मृदा का निर्माण, मेरे दोस्त 27वां क्वेश्चन इतना इजी है। काली मृदा का निर्माण है वो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद ठंडा होने के बाद होता है। काली मृदा बहुत उपजाऊ होती है, खासकर कपास की मृदा जो फसल है उसके लिए होती है, तो ये चीज़ें आपको बता देनी। हाँ, दक्कन ट्रैप में मिलती है। दक्कन ट्रैप का मतलब है आज का जो महाराष्ट्र का रीजन है, गुजरात का रीजन है, वहाँ मिलती है ये। ठीक है दोस्त, भौतिक अपक्षय और प्रक्रियाओं में प्रभावित करने वाले कारण। भौतिक अपक्षय जो आपका है, ये देखिए 6th चैप्टर जो आपका रहा था उसका क्वेश्चन है। अब भौतिक अपक्षय क्या होता है? टूट फूट की प्रक्रिया, जिसमें लगातार हम कह सकते हैं कि जो मृदा है उसमें टूट फूट होता है एक प्रकार से, और लगातार जब टूट फूटने के बाद मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वह की जाती है। और विशेषकर आपको यही बताने का प्रयास करना था कि अपक्षय में चट्टानों का टूटना फूटना बिखरना मृदा निर्माण में सहायक। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें वे स्थानांतरित हो जाती हैं और खनिज जो है एक जगह से एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बताना था, बहुत काफ़ी था, इतना कुछ खास इसमें आपको नहीं करना था, नॉर्मल चीज़ों को बस थोड़ा सा व्याख्या कर देनी थी तो काम चलना जाना था इसमें। ठीक है, अगला है कावेरी नदी। नहीं, अगला मतलब 28वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की प्रमुख विशेषता है। यार इतना इजी है ये तो, ये आपका ये मौसम, ये मतलब जल वर्षा पर आधारित होता है, ये 12 नदियाँ नहीं होती हैं, इनमें कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी का नाम आता है। अरे जी, ये जो नदियाँ हैं ये अपना एक ही ढाल में चलती हैं, अगर चली यहाँ से तो यहीं उतरेगी, बड़ी सीधी है जी। लेकिन जो हिमालय वाली थी, याद है, हिमालय वाली ऐसे ऐसे चलती है, कभी कहीं कभी कुछ यहीं। ठीक है, और कावेरी का यही विशेषता है कि आपका कर्नाटक राज्य में है, खासकर तमिलनाडु कर्नाटक में जाती है। इसका अगर हम क्षेत्रफल की लगभग बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल भी इसका अराउंड 900 के अराउंड, कुछ 400 या 800 900 के अराउंड किलोमीटर इसका है, आपको लगभग ले देना था, इतना काफ़ी था इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका मैप है 29वां। देखो यार, मैप के लिए तो भाई लोकेशन चाहिए, लेकिन फिर भी अगर महासागर आया होगा तो भाई प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का ही लोकेशन होगा। महाद्वीप आया होगा तो एशिया, अफ्रीका, या फिर हमारे देश जो हम एशिया में है वहाँ से है वो, या दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका भी हो सकता है। प्लेट में देखो दो ही आ सकता है, एक नजका या फिर आपका कोकोज। अगर उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यहाँ बीचों बीच है तो कोकोज है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अगर यहाँ है बगल में तो नचका होगा वो। ठीक है, और अगर अरब सागर जो कि सऊदी अरेबिया के पास अगर होगा तो अरेबियन प्लेट होगी। यही 3 महत्वपूर्ण है। वैसे कैरोलिन भी हो सकता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले में है। एक महासागर फिर से वही कोई सा भी हो सकता है, प्लेट भी कोई सी भी। सक्रिय रिंग ऑफ फायर की जब बात करते हैं हम लोग तो ये आपका जो जापान का इलाका है ना, जापान का इलाका है उसकी बात कर रहा है, तो वो क्षेत्र आपका बता सकते थे आप। दोबारा हम महाद्वीप वाला है। अब इंडिया वाला थोड़ा सा बता सकते हैं लगभग। तो भारत का वह राज्य सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे गुजरने वाली जो अक्षांश की रेखा है वह कर्क रेखा है। ठीक है जी, कर्क रेखा है हमारे में, तो कर्क ही गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये तो इजी है। गारो खासी मेघालय में लगाना था। सतपुड़ा श्रेणी जो है ना वो महाराष्ट्र के रीजन में अगर लगा देते तुम लोग, महाराष्ट्र के लोकेशन में, तो भाई 1 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा तुमको। मन्नार की खाड़ी बहुत ईजी है। जब भारत का हमारा मैप होता है तो यहाँ श्रीलंका है, इसके ये नीचे वाला जो है मन्नार की खाड़ी है। मालाबार तट ये वाला इलाका था। ठीक है, लूनी नदी जो है वो मध्य प्रदेश में या राजस्थान, राजस्थान में लगा देते हैं, लूनी है वहाँ। और मालवा का पठार हमारे मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे आता है। सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करनी है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक सारी जो बेस्ट वीडियोज़ हमारी आ सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।